everybody, good evening to all of you and welcome to E-Salal. This is Dr. शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का जो सेशन है यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आज का पूरा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से लगाइएगा, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड डिकोड हम करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है आपका वाटर पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में, प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, इम्बाइबेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, ट्रांसपिरेशन का जस्ट डेफिनेशन और हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसमें स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यहां तक ऑलरेडी हम अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इन टुडेज क्लास स्टोमेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करेंगे। फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और भी तमाम सारी चीजें हैं, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। ट्रांसपिरेशन मैंने बिल्कुल भी उसका एनसीईआरटी अभी नहीं डिकोड किया था, तो पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा से। मेरे जितने भी ये हैंड रिटन नोट्स हैं, सुबह 10 बजे कोटा स्टडी मटेरियल MWF में कोटा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डिकोड सीरीज चलता है, उसके नोट्स 1 शॉट वीडियोस लग रहे हैं, उनके नोट्स सारे हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल सबके PDF के लिए इस दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाए। यहाँ से आपको सब कुछ मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। आप अगर एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं, पर्सनलाइज मेंटरशिप के साथ एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। डाउट आए तो डाउट क्लास भी हो, मैं बीच बीच में मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ कुछ है तो मेरे को एक पूरा प्रॉपर मेंटर हो, गाइड करने वाला हो, किस तरीके से तैयारी करनी है क्या है, तो उसके लिए आप E-Salal के पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। हमारे 2023 के लिए ड्रॉपर्स के लिए और 12th दोनों के लिए अलग अलग बैचेस है। वॉरियर प्रहार बैचेस हमारे पास हैं। 2024 जिनका टारगेट ईयर है, जिन्होंने भी 10th पास आउट किया, 11th है उनके पास, पूरा 12th है, मतलब 2 साल है जिनका नीट के एग्जाम में। 2024 के लिए ब्रह्मोस बैच हमारे पास है, तो आप इन बैचेस में अपने आप को जोड़ सकते हैं, आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, इसके रिलेटेड सभी क्वेरी के लिए आप इन दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, 4 लेयर मेंटरशिप, हर एक बच्चे को उसके हिसाब से पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलता है, मेंटर्स अलॉट होते हैं, डाउट सॉल्विंग्स होती है, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइज लेक्चर है, लाइव सेशंस लगते हैं, मतलब एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक फॉर्म में सब कुछ आपके लिए अरेंज करके दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इनमें जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये सब हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, है ना, ये सब हम लोगों ने देखा है। टर्गर प्रेशर के बारे में, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में, वाटर पोटेंशियल के बारे में, प्लाज्मोलाइसिस हमने पढ़ लिया, इम्बाइबेशन हम पढ़ चुके, ट्रांसपिरेशन में टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन तक हम देख चुके हैं। इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, यहां से हम पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो सबसे पहले तो बात करें स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं, तो आपको पता है स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द एरियल डेलिगेट ऑर्गन्स और लीव्स के सरफेस पर, इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ ए माइन्यूट पोर, जिसे आप कहते हैं स्टोमेटल अपार्चर, ऐसे मिलता है, इसे आप कहोगे स्टोमेटल अपार्चर। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन एरियल डेलिकेट ऑर्गन्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, इसे माइन्यूट पोर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे आप कहते हैं स्टोमेटल अपार्चर। ये जो स्टोमेटल अपार्चर है, इट इज सराउंडेड बाय, इसको सराउंड कर दिए, स्टोमेटल अपार्चर इज सराउंडेड बाय 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। इट इज सराउंडेड बाय 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल, जिन्हें आप कहते हैं गार्ड सेल्स, कुछ इस तरीके से
I will explain you, don't worry about that. ठीक, तो क्या बताया था कि ये तो हो गया आपका, दिस इज द स्टोमेटल अपार्चर। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेटा स्टोमेटल अपार्चर, एंड इट इज सराउंडेड बाय 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। इन 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल को आप क्या कह देंगे? इन्हें आप कह देंगे गार्ड सेल। दे आर द गार्ड सेल। अब वो ये कह रहा है कि जो गार्ड सेल है, ये आप देख सकते हो, मैंने ऐसे बनाई है ना, इस तरीके से है, ये ऐसे है, ये है गार्ड सेल। तो यानी कि किडनी भी ऐसी दिखती, बीन, राजमा का दाना नहीं होता, किडनी और बीन और क्रिसेंट शेप होती है। लेकिन हम मोनोकॉट्स के अंदर बात करें, मोनोकॉट्स के अंदर ये ऐसे डम्बल शेप दिखाई देती है आपको। ठीक है, स्टोमेटल अपार्चर जो है, इट इज सराउंडेड बाय 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। इन स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल को आप कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल के बारे में, इनके शेप के बारे में बात की, किडनी शेप या बीन शेप या क्रिसेंट शेप कह दीजिए। लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर ये कैसा होता है? ये डबल शेप का दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं गार्ड सेल जो है, इसकी 2 लेयर है। इसकी एक आउटर वॉल होती है, एक इनर वॉल होती है। तो द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल ये तो थिन एंड इलास्टिक होती है, और जो इनर वॉल है ये थिक एंड इलास्टिक होगी। ठीक है, अब गार्ड सेल जो है, इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय सम स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। गार्ड सेल को भी कुछ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंड करती है, जिन्हें आप कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल्स जो है दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सम स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल, जिन्हें आप कह देंगे सब्सिडरी सेल्स। ये हो गई आपकी सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, क्या बता रही हूं, ध्यान से सुनते जाओ, फिर मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो स्टोमेटा के बारे में हमने ये बात की कि यह कहां पाए जाते हैं। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन एरियल डेलिकेट organs of plant, और लीव्स के सरफेस पे पाए जाते हैं। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन एरियल डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट एंड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स in the form of minute pore-like structure called stomatal aperture। इसे आप कहते हैं स्टोमेटल अपार्चर। नेक्स्ट, एज आई डिस्कस की जो स्टोमेटल अपार्चर है, इट इज सराउंडेड बाय, ये जो स्टोमेटल अपार्चर है आपका, इट इज सराउंडेड बाय stomatal aperture, it is surrounded by 2 specialized epidermal cell। stomatal aperture को 2 specialized epidermal cell सराउंड कर रहे हैं। इट इज 2 specialized epidermal cell, जिन्हें आप कह दोगे गार्ड सेल।
इन्हें आप कह रहे हैं अच्छा। एक पॉइंट ये कि मैंने इसके लिए बोला कि गार्ड सेल क्या है, ये दो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है। तो ये बाकी एपिडर्मल सेल से कैसे अलग होती है, क्या स्पेशल है इनके अंदर, तो ये पॉइंट भी लिख लेना। गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो ये इस तरीके से बाकी एपिडर्मल सेल से अलग होती है। ठीक है, हमने बात की ना कि भाई स्टोमेटल अपार्चर को दो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंड कर रही है। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल बोला तो ऐसा क्या स्पेशल है, ये बाकी एपिडर्मल सेल से कैसे अलग है, तो गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल इन हैविंग द क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट लिख लो। गार्ड सेल जो है, गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल बाय क्यों, कैसे अलग करता है, ड्यू टू इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसे आप कहते हैं गार्ड सेल। ठीक, अब हम ये कह रहे हैं कि जो गार्ड सेल है इनकी हमने बात की कि भाई गार्ड सेल का जो आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल ये थिन एंड इलास्टिक है, इनर वॉल थिक एंड इलास्टिक होती है। ये पहले शेप लिख लो। गार्ड सेल की अगर हम बात करें, दे आर आपका किडनी, गार्ड सेल आर किडनी और बीन और क्रिसेंट शेप होता है। अभी हमने डायग्राम में देखा ना, गार्ड सेल्स जो है आर किडनी और बीन और क्रिसेंट शेप्ड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ना, ऐसे किडनी और बीन और क्रिसेंट शेप है। लेकिन यही बात मैं अगर मोनोकॉट्स के अंदर कर दूं, ग्रामिनी फैमिली के अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर ये कैसी होती है, तो गार्ड सेल्स जो है आर ये आपकी डंबल शेप्ड की है, इस तरीके से गार्ड सेल्स आर डंबल शेप्ड। मोनोकॉट्स के अंदर गार्ड सेल आपकी डंबल शेप्ड होती है। ठीक, अब हमने बात कर ली कि जो आउटर वॉल है गार्ड सेल की, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिन एंड इलास्टिक है, और जो इसकी इनर वॉल है एंड inner wall of guard cell is कैसी है, ये thick and elastic होती है। ये हमने बात कर ली इसकी आउटर वॉल और इनर वॉल के बारे में। फिर हमने क्या देखा बेटा, गार्ड सेल के अंदर हमने ये बात की जो गार्ड सेल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय, इनको भी कुछ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंड करती है, इन्हें आप कहते हैं सब्सिडरी या फिर कह दीजिए एसेसरी सेल्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज अ स्टोमेटल अपार्चर विच इज सराउंडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल दैट इज कॉल्ड द गार्ड सेल। इसको स्पेशलाइज्ड क्यों है, बाकी एपिडर्मल सेल से अलग क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट दे आर डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल। डायग्राम में क्लियर हुआ, किडनी और बीन शेप है, लेकिन मोनोकॉट्स में डंबल शेप होती है। आउटर वॉल थिन एंड इलास्टिक है, इनर वॉल थिक एंड इलास्टिक है। फिर वो कह रहा है कि जो गार्ड सेल है दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सम स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, जिन्हें आप कहेंगे सब्सिडरी सेल्स या फिर कह दो एसेसरी सेल्स। ये भी लिख लो। गार्ड सेल्स जो है आर ऑल्सो surrounded by, guard cells are also surrounded by some
specialized. Guard cells are also surrounded by some specialized epidermal cell, जिसे आप कहेंगे called, इन्हें आप क्या कहते हैं बेटा? सब्सिडरी सेल्स, या फिर कह दीजिए एसेसरी सेल्स। ठीक है, दैट्स इट। इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये हम डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द कि ये स्टोमेटा खुलता या बंद कैसे होता है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं अपन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की। तो इसमें बहुत सारी मैकेनिज्म है, हम सारी डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि एक तो हम पढ़ेंगे इसमें कि एक तो थ्योरी ये कहती है द कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के खुलने या बंद होने का कारण बताया उसने इज ड्यू टू चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल की टर्जिडिटी में कोई भी बदलाव आता है तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो एंडोस्मोसिस होगा, तो गार्ड सेल टर्जिड होंगे तो स्टोमेटा ओपन होगा। अगर ओपी कम है तो एक्सोस्मोसिस होगा, तो गार्ड सेल फ्लैसिड होंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगी। तो एक तो ये कारण बताया कि चेंज गार्ड सेल की टर्जिडिटी में भी बदलाव आने से, अगर गार्ड सेल टर्जिड है तो स्टोमेटा ओपन होगा, गार्ड सेल फ्लैसिड है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। एक तो ये कारण बताया, लिख लो। द कॉज ऑफ ओपनिंग एंड द कॉज ऑफ opening and closing of stomata is due to, ठीक है, the cause of opening and closing of stomata is due to change, opening and closing of stomata का कारण बताया उसने is due to change in the turgidity of guard cell। ठीक है, the cause of opening and closing of stomata, ये गार्ड सेल की टर्जिडिटी में अगर कोई बदलाव आता है तो ये भी एक कारण है। द कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। जैसे कि वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपकी गार्ड सेल टर्जिड है तो स्टोमेटा खुल जाएगा, ओपन होगा। अगर आपकी गार्ड सेल फ्लैसिड है तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। ये एक कारण बताया उसने, चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल टर्जिड है तो स्टोमेटा ओपन होंगे, अगर गार्ड सेल फ्लैसिड है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ये एक कारण है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। गार्ड सेल टर्जिड कब होता है? ठीक है, अगर ओपी बढ़ेगा, ये हमें पता है, अगर ओपी ज्यादा होगा तो क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस होगा,
तो क्या होंगी, तो जो गार्ड सेल है वो इस केस में टर्जिड हो जाएंगी। एंड एज वी डिस्कस्ड, अगर गार्ड सेल टर्जिड है तो क्या होता है, तो क्या होता है बेटा, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक। कंडीशन नंबर 2, अगर ओपी कम है तो एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, तो गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगी। एंड एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, अगर गार्ड सेल फ्लैसिड है तो क्या होगा, तो आपका स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। एक तो हम ये थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, एक तो आपने ये थ्योरी पढ़ी है। ठीक, क्या बताया, हम 2 से 3 हाइपोथेसिस पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में। एक तो हमने डिस्कस किया कि अगर आपकी मतलब गार्ड सेल की टर्जिडिटी में कोई भी बदलाव आता है तो आपके गार्ड सेल खुलते या बंद होते हैं। अगर गार्ड सेल आपकी टर्जिड है तो इस कंडीशन में स्टोमेटा ओपन होंगे। अगर आपकी गार्ड सेल फ्लैसिड है तो उस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज होंगे। गार्ड सेल टर्जिड, अगर ओपी ज्यादा होगा तो एंडोऑस्मोसिस होगा। एंडोऑस्मोसिस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, टर्जिड होगी सेल, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। अगर ओपी कम है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है तो गार्ड सेल फ्लैसिड होगी। गार्ड सेल फ्लैसिड होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। दूसरा हाइपोथेसिस में अगर बताऊं तो कहता है जो सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स जो प्रेजेंट होते हैं ना वॉल ऑफ गार्ड सेल पर, उनका रेडियल अरेंजमेंट होना, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल रेदर देन द लॉन्गिट्यूडनल वन। मतलब गार्ड सेल की सेल वॉल, गार्ड सेल की जो वॉल है ना उस पर माइक्रोफाइब्रिल्स का रेडियल अरेंज्ड होना रेदर देन द लॉन्गिट्यूडनल वन, ये भी आपके स्टोमेटल ओपनिंग को ईज करता है। लिख लीजिए। दूसरा क्या बोला, रेडियल ओरिएंटेशन, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोस microfibril, radial orientation of cellulose microfibril rather than longitudinal. Also is stomatal opening, ये भी आपके स्टोमेटल ओपनिंग को ईज आउट करेगा। रेडियल ओरिएंटेड होना सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल का रेदर देन द लॉन्गिट्यूडनल वन, इट आल्सो ईज द स्टोमेटल ओपनिंग। फिर एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, दैट इज द एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, इसे एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी या फिर एक्टिव प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तीसरा जो इसमें आप पढ़ोगे, इट इज एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी और एक्टिव प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या होता है ये हम बात करेंगे, एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी और एक्टिव प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर द स्टोमेटल ओपनिंग। याद रखना, ये वाली जो थ्योरी है ना सिर्फ स्टोमेटल ओपनिंग को दर्शाती है, स्टोमेटल क्लोजर को नहीं। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। दिस इज द मोस्ट accepted theory
for stomatal opening. ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ये आपकी स्टोमेटल ओपनिंग के लिए। क्या होता है, क्या कहता है, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले आप एक काम करो, या फिर मेरे साथ साथ आप भी एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, तुम भी लिख लो पहले मेरे साथ साथ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हो क्या रहा है यहां पर। पहले जस्ट ड्रॉ विद मी, आप भी लिखते जाओ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। देयर इज कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोइनॉल, पायरुवेट। ठीक है, पैपकेस एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 को ले लेगा, ये बाहर से लिख लो, ये CO2 को ले लिया इसने। क्या हो रहा है समझाऊंगी, अभी सिर्फ लिख लो, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, जिसने पहले पढ़ रखा होगा उसे समझ में आ रहा होगा। ये पैपकेस एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर बन रहा है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ये टूटेगा मैलेट और H+ आयन में, मैलेट और ये H+ आयन। ये जो H+ आयन है ये बाहर जाएगा और बदले में इसको इलेक्ट्रिकली बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन जो है बाहर से अंदर आता है। ठीक है, ये पोटेशियम आयन अंदर आया और इसमें 1 ATP का खर्चा लग जाता है बेटा, ये भी लिख लो, ATP खर्च हो गया। अब ये जो पोटेशियम अंदर आया, ये जो पोटेशियम अंदर आया, ये मैलेट इस पोटेशियम के साथ जुड़कर, ये मैलेट इस पोटेशियम के साथ जुड़कर पोटेशियम मैलेट बनाएगा। ठीक है, ये मैलेट इस पोटेशियम के साथ जुड़कर पोटेशियम मैलेट बनाएगा। इस पोटेशियम मैलेट से क्या होता है, इस पोटेशियम मैलेट से क्या होता है, OP बढ़ेगा। OP बढ़ गया तो क्या होगा, राइज इन OP अगर हुआ है तो एंडोऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ GC, दैट इज अ गार्ड सेल। गार्ड सेल आपकी टर्जिड हो जाएंगी, एंड एज वी डिस्कस गार्ड सेल टर्जिड होती है तो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। दैट्स इट, पहले ड्रॉ कर लो। इट इज द एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी, और इसे एक्टिव प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी हम कहते हैं। क्या है मैं अब दोबारा आपको डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, मैं आपको डिटेल आपको इसको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या हो रहा है। पहले इतना लिख लो, तो ये लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू। नोट कर लिया बेटा सबने? अब सुन लो क्या कह रहा है ये। व्हाट इज एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी या एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हम कहें। एज आई टोल्ड यू, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना, ये जो थ्योरी है ना, ये सिर्फ स्टोमेटल ओपनिंग को दर्शा रहा है। दिस इज द मॉडर्न एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल क्लोजर के बारे में कुछ नहीं बताया इसने। ठीक है, वो क्या कह रहा है, पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है, अब यहाँ पे देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझा रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP 3 कार्बन कंपाउंड होता है। CO2 एक्सेप्टर है, ये PP CO2 को लेगा, पैपकेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये 3 था, ये 1 कार्बन CO2 का जुड़ के 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा, ये मैलिक एसिड मैलेट और H+ आयन में टूट जाता है। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी हियर, कार्बोहाइड्रेट से फॉस्फेनॉल पायरुवेट, फॉस्फेनॉल पायरुवेट ने CO2 लिया, पैपकेस एंजाइम की प्रेजेंस में 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से यू कैन क्लियरली सी हियर मैलिक एसिड बना।
मैलिक एसिड मैलेट और H+ आयन में टूट गया। अब वो ये कह रहा है ये जो H+ आयन है ये बाहर जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है ना, अंदर से बाहर जा रहा है, तो इसको इलेक्ट्रिकली बैलेंस H+ आयन बाहर जाता है और बाहर से पोटेशियम आयन अंदर आता है। अब ये बाहर से जो पोटेशियम आयन अंदर आ रहा है इसको इलेक्ट्रिकली बैलेंस करने के लिए दो चीजें होती है। एक तो होता है मैलेट आयन जो ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट है, और बदले में क्लोराइड आयन भी अंदर आता है इसको इलेक्ट्रिकली बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये मैलिक एसिड मैलेट और H+ आयन में टूटा, H+ आयन बाहर जाएगा, बाहर से पोटेशियम आयन अंदर आएगा। इस चीज को इलेक्ट्रिकली बैलेंस करने के लिए मैलेट आयन एक तो ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट और क्लोराइड आयन भी अंदर आता है। अभी H+ तो बाहर चला गया, पोटेशियम अंदर आ गया। ये पोटेशियम अंदर आया, ये पोटेशियम इस मैलेट के साथ जुड़कर पोटेशियम मैलेट बनाएगा। पोटेशियम मैलेट क्या कराता है, इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, राइस इन ओपी होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो पता है तुम्हें एंडोऑस्मोसिस होगा। एंडोऑस्मोसिस होता है तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा, गार्ड सेल टर्जिड होता है तो हमें पता है कि अगर गार्ड सेल टर्जिड है तो स्टोमेटा ओपन होगा। दिस इज द मॉडर्न एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द स्टोमेटल ओपनिंग। फजीनो ने देखा था ऐसे, लेविट ने एक्सप्लेन किया था इस पूरे फिनोमेना को, नाम बाद में पढ़ लेंगे। तो ये था। एक ABA हार्मोन का भी रोल होता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, प्लांट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, उसका रोल है उसके क्लोजर में। क्या होता है डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन हम पढ़ेंगे और यहाँ तक का NCERT भी डिकोड करेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है।